हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 31। आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें हम रिवाइज करेंगे कि थ्योरी ऑफ डिमांड होता क्या है, जिसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शन एंड लॉ ऑफ डिमांड एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले हम समझते हैं डिमांड होता क्या है। तो किसी भी मार्केट में जो जिस प्रोडक्ट के लिए उसके लिए जो प्राइस तय की जाती है वो डिमांड के बेस पर की जाती है। जितनी डिमांड उस प्राइस की होगी, उस वस्तु की होगी, उतना ही प्राइस उस वस्तु का बढ़ेगा। उसे हम कहते हैं डिमांड। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड यानी कि ऐसा मार्केट में जिसमें किसी एक व्यक्ति का प्राइस और क्वांटिटी निकाला जाता हो, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी कि ऐसे मार्केट जिसमें पूरे व्यक्तियों का समूह को और उसके व्यक्तियों के समूह के प्राइस और क्वांटिटी के बेस को निकालकर एक टेबल फॉर्मेट में जनरेट करना और प्रेजेंट करना, उसे कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि कोई एक प्राइस है और जिसमें आइसक्रीम खरीदा और क्वांटिटी डिमांड है। तो आइसक्रीम का प्राइस 1 रुपए, तो क्वांटिटी इस आइसक्रीम का क्वांटिटी हुआ 4 रुपए, यानी कि 2 रुपए का आइसक्रीम है 3 खरीदा गया, 3 रुपए का आइसक्रीम है 2 खरीदा गया, 4 रुपए का आइसक्रीम है 1 खरीदा गया। यानी कि जिससे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रहा है। और इसमें मार्केट डिमांड शेड्यूल में बोला गया है कि आइसक्रीम प्राइस और डिमांड ए का और दूसरे डिमांड बी, मार्केट डिमांड और डिमांड का जिसमें प्राइस और क्वांटिटी होगा, वो दोनों को जोड़कर जो डिमांड आएगा उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी कि एक व्यक्ति का और दो व्यक्ति का दोनों को ऐड कर जो डिमांड आएगा वो होगा डिमांड शेड्यूल, पूरे मार्केट के समूह को निकाल कर। और अब समझते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किसे कहते हैं? तो डिमांड कर्व डिमांड शेड्यूल का ही एक टेबल फॉर्मेट है। यानी कि डिमांड शेड्यूल उसे कहते हैं जिसमें हम टेबल फॉर्मेट के रूप में किसी व्यक्ति का क्वांटिटी और प्राइस दिखाते हो। और डिमांड कर्व वो होता है कि हम किसी व्यक्ति का प्राइस और क्वांटिटी ग्राफ के रूप में दिखाते हो, उसे बोलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसे कहते हैं? तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व उसे कहेंगे जो किसी एक व्यक्ति का क्वांटिटी और प्राइस को ग्राफ के रूप में दिखाता हो, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड कर्व उसे कहते हैं जो किसी एक मार्केट में पूरे व्यक्तियों के समूह को जोड़कर और उसकी ग्राफ को रिप्रेजेंट करना मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ए डिमांड कर्व और बी डिमांड कर्व को जोड़कर उसे हम बनाए दिए मार्केट डिमांड कर्व, वो होता है मार्केट डिमांड कर्व। अब समझते हैं मार्केट यानी कि डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड में किस किस वजहों से चेंजेस आती है, प्राइस घटता या फिर बढ़ता है उसके बेस पे। तो पहले समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसके बेस पे। तो dx बराबर f px pr y t e। dx यानी कि डिमांड और x यानी कि कमोडिटी, डिमांड कमोडिटी, f यानी कि फंक्शन, px यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, pr यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y यानी कि इनकम, t यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस और e यानी कि एक्सपेक्टेशन। अब इनको हम डिफाइन करते हैं। तो ए प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी उसे कहते हैं जिसमें प्राइस घटता या फिर बढ़ता हो। मान लीजिए किसी वस्तु का डिमांड बढ़ा या फिर प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड घट गया, और किसी वस्तु का डिमांड घटा प्राइस बढ़ा और प्राइस घटा तो उसका डिमांड बढ़ गया, वो होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, टी का प्राइस बढ़ गया और कॉफी का डिमांड बढ़ गया। कैसे? तो टी का प्राइस बढ़ा तो उसको खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, और कॉफी का प्राइस कम है तो उसके खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, उसे बोलते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो हमारे अनवेल्ड हो, यानी कि जिसके पॉजिटिव हो और नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो इसके दो प्रकार होते हैं, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स उसे कहते हैं जो किसी एक वस्तु के नेचर और साइज के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से उसके अल्टरनेट कोई वस्तु मिल जाए या फिर उसे अल्टरनेट कोई यूज करने के लायक कोई वस्तु मिल जाए तो वो होता है सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जांपल, अगर टी है और कॉफी है
टी की प्राइस बढ़ जाती है तो हम कॉफी प्रिफरेंस कर सकते हैं, बट और कॉफी का प्राइस बढ़ जाता हो तो हम टी को प्रेफरेंस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि जिसकी प्राइस बढ़ती है और डिमांड घटती है, और एक की प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स उसे कहते हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेट हो, यानी कि एक दूसरे के बिना न रह सके। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अगर गाड़ी में पेट्रोल होगी तभी कार चलेगी, अगर कार में पेट्रोल नहीं होगी तो कार नहीं चलेगी। यानी कि अगर प्राइस कार की बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, और अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार का प्राइस घट जाएगा। तो वो होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि एक का प्राइस बढ़ा तो एक का प्राइस घट जाएगा, और एक का डिमांड बढ़ा तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा, वो होता है। तीसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमारे डिपेंडेंस ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर में भी चेंजेस आते हैं और डिमांड में फ्लक्चुएशन लाते हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति का इनकम बढ़ जाने से उस वस्तु को खरीदने की लागत उस व्यक्ति के द्वारा चेंज हो जाएगी, यानी कि वो इंफीरियर गुड्स को छोड़कर सुपीरियर गुड्स की तरफ बढ़ जाएगी। वो भी डिमांड को फ्लक्चुएशन में मदद कर सकता है। चौथा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम आमतौर पर यह समझते हैं कि जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो लोग जिस चीजों को पसंद करते हैं, उसी के बेस पर मार्केट में वो चीजें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप उसमें समोसे खाते हो तो समोसे में जो टेस्ट आपको अच्छे लगते हैं उस समोसे को ही आप प्रिफर करेंगे बाकी लोगों को, तो बाकी लोग भी वही खाएगा, इसलिए मार्केट में उसका डिमांड बढ़ेगा जो आप खाएं, यानी कि जो आप सजेस्ट किए। ये भी डिमांड में फ्लक्चुएशन लाने की बहुत बड़ी कारण बन सकती है। ये हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चौथा एंड पांचवा, एक्सपेक्टेशन, यानी कि फ्यूचर में जो हमें चाहिए उसके बेस पर भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फिर कमोडिटी में चेंजेस आती है, डिमांड में चेंजेस आती है। एक्सपेक्टेशन में चेंजेस कैसे आती है? तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई मूवी निकलती हो तो उस मूवी को देखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड होते हैं, ये उसके बेस पर पता चलता है जब ट्रेलर निकलता है। यानी कि जब ट्रेलर निकलता है तो उसके बेस पर वो लोग भी ऐड हो जाते हैं जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। यानी कि एक्सपेक्टेशन के आधार पर भी डिमांड में चेंजेस आ सकती हैं। अब देखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन यानी कि किस वजहों से मार्केट की डिमांडों में फंक्शनलिटी आती है। तो मार्केट डिमांड फंक्शन और डीएक्स, मार्केट डिमांड फंक्शन और डी यानी कि डिमांड और एक्स यानी कि कमोडिटी, एफ यानी फंक्शन, पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई यानी कि इनकम, टी यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई यानी कि एक्सपेक्टेशन, एन यानी कि नन ऑफ पॉलिशन, और जीएसटी सोसाइटी, एस वाई डी यानी कि इनकम, वाई डी यानी कि डिमांड। अब समझो, इट इज रियडी, वाई डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब पॉल्यूशन साइज क्या होता है, पॉपुलेशन साइज क्या होता है? तो फर्स्ट, पॉपुलेशन साइज यानी कि मार्केट में कितने लोग उस मार्केट में हैं और उस मार्केट से वस्तुएं खरीद रहे हैं, ये भी पॉपुलेशन साइज के बेस पर डिमांड में फ्लक्चुएशन लाने की कारण बन सकती है। यानी कि पॉपुलेशन कौन से मार्केट में कितनी है, इसके बेस पर भी डिमांड घटती या बढ़ती है। और दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर इनकम ना हो तो उस वस्तु को खरीदने की एबिलिटी उसके पास नहीं रह सकती है, तो इसके वजह से भी चेंजेस आती है। यानी कि व्यक्तियों के पास भी इनकम होनी चाहिए ताकि वो वस्तु को खरीद सके, यानी कि कैपेबल हो कि उस वस्तु को खरीदा जा सके। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कितने प्रकार की घटती या फिर बढ़ती है। तो लॉ ऑफ डिमांड समझो, जब डिमांड बढ़ती है तो जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड में, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ेगी। और इसमें कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसमें लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, उसी को देखते हैं। पहले हम समझते हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या है? फर्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट।
यानी कि कंज्यूमर के जो टेस्ट और कॉन्स्टेंटिटी है उसको बरकरार रखने के लिए ही लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया है। दूसरा, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम के कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तीसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, गुड्स की प्राइस कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर गुड्स की प्राइस चेंज हो गई फ्यूचर में तो वो व्यक्ति जो इस गुड्स को खरीदा जा सकता था वो अब इसे नहीं खरीदेगा। वही ये बोल रहा है कि कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में भी नहीं चाहेगा। अब समझते हैं why more of the goods purchase when it's fall, या फिर why does demand curve downward sloping, demand curve downwards यानी कि नीचे की ओर क्यों गिरता है, उसकी वजह है। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा इनकम इफेक्ट, तीसरा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, चौथा साइज ऑफ ग्रुप और पांचवा डिफरेंट यूजेस। पहले समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कहा गया है कि हम कितना पैसा दिए और उसके बेस पर हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उस सेटिस्फेक्शन मिला उसके बेस पर हम ये कमोडिटी को चेंजेस करते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी मोमो वाले को 10 रुपए देते हैं तो हमें एक्सपेक्ट रहता है कि हम उस मोमो वाले से वो सर्विस ले और गुड्स ले कि हमारे 10 रुपए रिकवर हो जाए, यानी कि हम जितने पैसे दिए उसके बेस पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाए। वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो किसी व्यक्ति का इनकम के बेस पर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ जाना या फिर घट जाना। अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ गया तो वो उस गुड्स को छोड़ देगा जो अभी यूज कर रहा है, वो उस गुड्स को प्रीफर करेगा जो उसके ड्रीम में था। यानी कि मान लीजिए अभी कोई कार है, अभी कोई व्यक्ति है वो कार खरीदना चाहता है तो उसके पास अभी पैसा नहीं है तो वो अभी खरीदेगा फॉर्च्यूनर। अगर उसके पास फ्यूचर में पैसा आया तो वो खरीदेगा BMW, यानी कि वो इंफीरियर गुड्स को छोड़कर सुपीरियर गुड्स के सामने आ जाता है। उसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट और इससे हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो सकते हैं। तीसरा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, हमने समझा कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट उसे कहेंगे जो किसी एक गुड्स को छोड़कर उसी से जुड़े हुए गुड्स के साथ चले जाना और उसकी प्राइस कम हो, ये मैटर करता है। और चौथा साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, एक वस्तु का प्राइस 20 रुपए, खरीदने वाले लोग 20,000 है, तो उससे भी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल या फिर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है और वो उस गुड्स को खरीदने के लिए कैपेबल होता है, इसलिए नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएगा तो हमारे डिमांड के कर्व डाउनवर्ड हो सकते हैं। और पांचवा डिफरेंट यूजेस, मान लीजिए कोई एक सब्जी है और उसी सब्जी को कोई एक व्यक्ति बहुत सारे प्रकारों से यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक सब्जी है, इस एक सब्जी को ये जो व्यक्ति है इस एक व्यक्ति ने इसे पहले बनाया सब्जी, दूसरा बनाया भुजिया, तीसरा बनाया अचार, या फिर बनाया चटनी, या फिर बनाया कुछ और। ये हो गया अलग अलग यूजेस, यानी कि एक ही सब्जी से बहुत सारी चीजें बनाना, ये होते हैं डिफरेंट यूजेस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करता है। तो पहला है आर्टिकल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम बोल सकते हैं वेवलेंथ गुड्स या फिर लग्जरियस गुड्स। तो इसमें वो बोला गया है कि जो हमारे सेटिस्फेक्शन यानी फिर हमारे स्टेटस लेवल को दिखाता हो, हमारे अमीरी को दिखाता हो, हम कितने रिच हैं इसको दिखाता हो। फॉर एग्जांपल हमारे अमीरी को कौन दिखा सकता है, तो गोल्ड्स, सिल्वर्स या फिर डायमंड्स, ये सब। तो हमारे जो अमीरी दिखाता है, हमें जो अमीरी दिखाता है उसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि वेवलेंथ गुड्स। और दूसरा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी कि इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स हमने पहले देखा, आप इसे समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपके घर में कोई पंखा लगा हुआ है, उस पंखे में कुछ कमियां हैं, बट आपके पास इतने पैसे नहीं है कि उस एसी को खरीद सके। बट फ्यूचर में जाकर आपके पास वो पैसा आ गया और आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि उस एसी को खरीद सकते हैं, तो आप इस पंखे को छोड़कर उस एसी के पास जाओगे या फिर
उस एसी को छोड़कर या फिर कूलर के पास जाओगे, अगर एसी का हमारे पास अफोर्डेबल प्राइस ना हो तो हम कूलर के पास जाएंगे, तो समझो ये हमारे क्या हुए, तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हुए। मतलब इंफीरियर गुड्स को छोड़कर सुपीरियर गुड्स की तरफ बढ़ना। हमारे फैन इंफीरियर गुड्स है और हमारा एसी इन सुपीरियर गुड्स है, उसे बोलते हैं इग्नोरेंस। हम एक गुड्स को छोड़कर दूसरे गुड्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इग्नोरेंस। और तीसरा गिवन गुड्स, यानी कि वो घटिया किस्म की गुड्स जो हमारे सेविंग के, हमारे इनकम के मोर देन पार्ट को कंज्यूम कर जाता हो, उसे बोलते हैं गिवन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 25,000 कमाया तो 25,000 में से आप हाउस के रेंट दिए, सैलरी दिए और बिजली बिल दिए, या फिर गैस लाया, या फिर सब्जी लाया, या फिर आटा लाया, ये सब वो गुड्स हैं जो हमारे गिवन गुड्स में आते हैं। मतलब कि वो घटिया किस्म की गुड्स जो कंपेयर की जाए इन्फीरियर और सुपीरियर के बीच में, तो इन्फीरियर गुड्स वो घटिया किस्म की गुड्स जो हमारे मोर देन सर्विस को, हमारे मोर देन इनकम को उसे कंज्यूम कर ले, तो उसे बोलते हैं गिवन गुड्स। यानी कि स्कूटर तेल 150 रुपए है और स्कूटर तेल रिफाइंड तेल जो धारा तेल है वो 150 रुपए, धारा तेल 150 रुपए है और स्कूटर तेल 100 रुपए है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे, तो स्कूटर तेल को, क्योंकि ये सुपीरियर गुड्स हो जाएगा हमारे लिए और ये हो जाएगा इंफीरियर गुड्स हमारे लिए, उसे बोलते हैं गिवन गुड्स। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, यानी कि प्राइस में घटने की वजह से डिमांड में क्या क्या चेंजेस आती है उसकी। तो पहला है मूवमेंट अलोंग और डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब मूवमेंट अलोंग, डिमांड में जब भी चेंजेस आती है तो हम यह सोचते हैं कि हमारे डिमांड में चेंज किस लिए आई। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो कई सारे लोग किसी एक वस्तु को कई बार खरीदती है, उसी वस्तु को खरीदने की वजह से जो हमारे मूवमेंट अलोंग विद डिमांड है वो घूमते रहती है, और इसी वजह से हम बोलेंगे उसे मूवमेंट अलोंग विद डिमांड। और दूसरा शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड, प्राइस की शिफ्टिंग। आप देखे होंगे कभी भी बाजार में, मार्केट में सब्जी वालों को जो सुबह का प्राइस कुछ और, शाम का प्राइस कुछ और रात का प्राइस कुछ और कर देता है। यानी कि सुबह का प्राइस 70 रुपए, शाम का प्राइस 50 रुपए और रात का प्राइस 20 रुपए। ये होता है हमारा शिफ्टिंग प्राइस, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के बेस पर जितनी हमारे बेसिस हो, हमें जितना लगता है कि अब प्राइस कम कर देनी चाहिए, तो हम उसे चेंज कर देते हैं और इसे बोलेंगे शिफ्टिंग कर्व। और देखते हैं छठा, एक्सेप्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो हमारे प्राइस में कॉन्स्टेंटली लाए और अदर्स में चेंजेस लाए उसे। तो क्या होता है, तो पहले हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी। प्राइस 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी 1 2 3 4 5। अगर क्वांटिटी 1 है तो प्राइस 5, अगर क्वांटिटी 1 है तो प्राइस 5, यानी कि प्राइस अगर 5 रुपए है तो 1 पे गया, क्वांटिटी 5 गया, और इसे बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड। और अगला देखते हैं क्या है, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। वो हो गया एक्सटेंशन, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि घटने बढ़ने की चीजों के। प्राइस और क्वांटिटी 1 रुपए के बेस पे 5 रुपए और 5 रुपए के बेस पे 1 रुपए, इसका डिमांड बढ़ा 1, और ये हो गया ए और बीच के दूरी को, ये हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब छठा, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, यानी कि पैसा बढ़ना और पैसा घटना इसके बेस पे। तो पहला हम समझते हैं इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड में इंक्रीजेज आए। तो ये रहा एक फिगर, तो इंक्रीज इन डिमांड प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 10, क्वांटिटी 20 और 30, ये हो गया इधर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि राइट वर्ड। तो इसमें जो राइट वर्ड शिफ्टिंग आया है ये प्राइस के बेस पे आया है। डिमांड 2 बार बढ़ा, प्राइस एक्स के बराबर 10, क्वांटिटी 20, 10 और 30, यानी कि 20 और 30। प्राइस के बेस पर डिमांड में चेंजेस आती है, तो ये हो गया प्राइस, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड। इनकी कॉजेस देखते हैं, तो पहला, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो जाए। दूसरा, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, यानी कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाए। तीसरा, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमारे होते हैं उसकी प्राइस गिर जाए। और चौथा, व्हाई टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट
इन फेवर ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फेमिन एंड सिनेमा, यानी कि हमारे कंज्यूमर की फेवरेबल चीजें घट जाए और वो चेंज हो जाए। पांचवा, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन एक्सपेक्टेड इन इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, उसकी प्राइस बढ़ जानी चाहिए कमोडिटी की फ्यूचर में, ये उनकी कहना है। और सातवां, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर हमारी बढ़ जानी चाहिए। और ये है लास्ट, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में हमारी जो कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसे वो परचेज कर सके। और डिक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं? तो जब डिमांड घटती है उसे, प्राइस है और क्वांटिटी है, प्राइस है 10 तो प्राइस 10 आ गया 20 और 30, ये डिमांड आप देख रहे हैं राइट वर्ड जा रहा है और ये डिमांड लेफ्ट वर्ड आ रहा है, यानी कि इसमें प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है और इसमें डिमांड बढ़ रहा है, उसे ही बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का एक सॉफ्ट एंड आराम से डेफिनेशन है, डिक्रीज इन डिमांड इज indicate by a shift in demand curve to the left, also called backward shift in demand curve। ये हमेशा पीछे की ओर जाएगा, ये हमारे दिखाते हैं निर्देश कि ये हमेशा पीछे की ओर जाएगा, बस सीधी सी बात। और इसमें ये राइट वर्ड जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है राइट वर्ड। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द इंक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय द शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द डायरेक्ट राइट, also called forward shift in the demand curve। ये हो गया हमारा डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का कॉजेज क्या है? तो जस्ट उसका उल्टा, पहला इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड आर द अंडर, क्या होगा? तो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल, कंज्यूमर का प्राइस गिर जाना चाहिए। दूसरा, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस गिर जानी चाहिए। तीसरा, व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अप हो जानी चाहिए। और चौथा, व्हेन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट अगेंस्ट द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन पेमेंट्स एंड सिलेमा, यानी कि हमारे जो कमोडिटी है, हमारे जो कंज्यूमर है, उसके जो फेमस चेंजेस है उसमें चेंज आ जाए, वो जो प्रीफर करते हैं उसमें चेंजेस आ जाए। सातवां, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में उसकी प्राइस गिर जानी चाहिए। और छठा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर गिर जानी चाहिए। सातवां, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन एक्सपेक्टेड टू फॉल इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस, यानी कि कांस्टेंट ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में ये, और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में ये। पहला, दिस इज कॉजेज ओनली बाय चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और ये हो जाएगा दिस इज कॉजेज बाय चेंज इन डिटरमिनेंट अदर ऑन प्राइस ऑफ द कंज्यूमर कमोडिटी, इसमें प्राइस में चेंज आएंगे, इसमें प्राइस में चेंज नहीं आएंगे। दूसरा, ये प्राइस में बढ़ती है, यानी कि राइज ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द ओनली कॉजेज। दूसरा, सेवरल कॉजेज, दिस क्लॉज decreases in income, decrease in price of the substitute goods, increase in price of the complementary goods and change in taste and preference against the commodity, सही बोला है। तीसरा, it is expected by the movement from the lower point B to higher point A on the demand curve as shown in right word। तीसरा, it is expected by demand curve that shift to left of inclined demand curve D1 as follow in ये भी सही बोला है। अब है डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या अंतर है। तो पहला, दिस इज क्लॉज ओनली बाय चेंज इन ऑन प्राइस द कमोडिटी। अब फर्स्ट ये बोल रहा है दिस इज क्लॉज्ड बाय चेंज इन डिटरमिनेंट अदर दैट ऑन प्राइस ऑफ द कंज्यूमर कमोडिटी, इसमें प्राइस चेंज होगी, इसमें प्राइस नहीं चेंज होगी। दूसरा, फॉल इन प्राइस of commodity is only causes। दूसरा, several causes they included increase in the income, increase in price of the substitute goods, decrease in price of the complementary goods and change in taste and preference in the favorite of the commodity, सही बोला है। तीसरा, it is extract by the movement from the upper point A to lower point B as follow as figure 5। तीसरा, it is extract by the rightward shift on inclined डिमांड कर्व D1 to D2 as follow फिगर 7। अगर आप इसमें देख सकते हैं फिगर 7 ये है, फिगर 6 ये है और फिगर 5
ये है। बस इतना ही है। और अगला है 7वां, क्रॉस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट, किस किस वजहों से प्राइस में चेंजेस आती है। तो यहाँ पे छोटा सा है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये डिमांड के बेस पर ही चेंजेस आती है। तो पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अभी जस्ट देखे हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि वो गुड्स जो एक के बदले दूसरी यूज की जा सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि एक के बदले दूसरी यूज नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी एंड चाय यानी कि कॉफी। और अब देखते हैं क्या है, तो रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है। तो छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि in our income rises we generally tend by money of the goods. More income would be me for paint, for shirt, more so, or more car, on so on. But there are expenses if included by the buying cross again. यानी कि हम जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अपनी सामान को खरीदने की कैपेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। तो इससे हमारे डिमांड में भी चेंजेस आती है। उसे ही बोलते हैं इनकम, डिमांड एंड चेंजेस रिलेशनशिप। इसमें दो प्रकार के चीजें होते हैं, पहला नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स उसे कहते हैं जो हमारे पॉजिटिविटी इनकम इफेक्ट कहलाते हैं, और दूसरा ये हमारे नेगेटिविटी इनकम इफेक्ट कहलाते हैं। ये हो जाएगा इंफीरियर गुड्स में। पॉजिटिविटी नॉर्मल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो हमारे प्रेफरेंस में हो, जैसे कार, बाइक, एसी, कूलर, फ्रिज एक्सेट्रा। और दूसरा यानी कि फैन, बिल्डिंग या फिर और भी कुछ, कूलर, ये सब हो जाएगा मेरा निगेटिव, और ये सब हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। जो लग्जरियस चीज होते हैं वो, और इंफीरियर गुड्स जो नॉर्मल चीजें होती हैं। अब लास्ट पॉइंट, हाउ डिमांड कर्व ऑन इंफीरियर गुड्स चेंज व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंजेस। किस किस वजहों से होती है। तो इसमें लिखा गया है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड ऑफ द कमोडिटी। डिमांड ऑफ कमोडिटी टेस्ट ऑन प्रेफरेंस के बेस पर भी चेंजेस होती है। पहला इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक, कौन कितना पसंद करता है इसके बेस पर। दूसरा ट्रेंड एंड फैशन, किस जगहों पर कौन सी ट्रेंड चल रही है इसके बेस पर भी। और तीसरा सिनेमा कंडीशन, कौन से लोग क्या प्रेफर करते हैं वो, इसके बेस पर भी डिमांड में चेंजेस आती हैं। और लास्ट ये फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल और अनफेवरेबल, यहाँ देख रहे हैं अनफेवरेबल यानी कि लेफ्ट वर्ड, फेवरेबल यानी कि राइट वर्ड। D1 से D3 अनफेवरेबल, D1 से D2 फेवरेबल, ये होगा फॉरवर्ड, ये हो जाएगा बैकवर्ड। लास्ट पॉइंट 10, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विथ रेफरेंस ऑफ टू डिमांड। कौन कौन से गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने यहाँ तक देख चुका है। तो बस थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट नॉर्मल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो हमारे सोशल स्टेटस को दिखाए, हम कितने रिच हैं इसको दिखाए। फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये सब। दूसरा इंफीरियर गुड्स यानी कि वो घटिया किस्म की गुड्स जो हमारे सिर्फ नीड्स को पूरा करे, ना कि वांट्स को, ये होगा हमारे इंफीरियर गुड्स। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि वो गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे हो। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, ये हो जाएगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि वो गुड्स जो एक के बदले दूसरे यूज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोको कोला और पेप्सी, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हमने आज पढ़ा पूरा डिमांड यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड खत्म कर दिया। कल देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक के लिए धन्यवाद।